नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। जैसे ही आपने हमारा नाम देख लिया होगा, जेम्स ऑफ प्रयागराज यानी प्रयागराज के रत्न। ये संगम नगरी है, ये तीर्थ राजा नगरी है। और देखिए संगम नगरी में कितना विकास हुआ है, सरकार का क्या प्लान है विकास को लेकर, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हर सेक्टर से हमारे साथ तमाम लोग होंगे, उनसे हमारी खास बात होगी कि किन किन बिंदुओं के जरिए प्रयागराज का विकास किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय जी हैं, संजय निषाद जी हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला। और देखिए उनके विभाग का, अगर उनके मत्स्य विभाग की बात करें तो उनका क्या योगदान है और क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं संजय निषाद जी, उनसे हम खास चर्चा करेंगे। संजय जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम प्रयागराज में हैं, संगम नगरी में हैं और देखिए माघ मेला चल रहा है, और आपके डिपार्ट से ही मेरा पहला सवाल, क्योंकि गंगा किनारे, यमुना किनारे बहुत सारे निषाद समाज के लोग रहते हैं और जो कहीं ना कहीं मत्स्य विभाग से जुड़े हुए हैं। आपका विभाग उन लोगों के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए क्या योजनाएं बना रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है सर? पहले तो दर्शकों को भी बधाई और आपके चैनल को भी बधाई, और अपनी टीम के तरफ, अपनी पार्टी और अपने सरकार के तरफ से, कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और इस प्रयागराज की धरती जिसे स्वर्ग भूमि कहा जाता है, और इसे पावन धरती पर आपने कार्यक्रम रखा है। और जो सब्जेक्ट है कि जेम ऑफ प्रयागराज, कि प्रयागराज में वो कौन कौन से हीरे हैं, किस किस क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। ये धार्मिक नगरी है, और ये धर्म क्या, ये त्रेता में कभी भगवान राम जब अयोध्या से चल के आए थे तो सबसे पहला कदम अगर अयोध्या के बाद पड़ा था तो इस प्रयागराज में पड़ा था। और ये प्रयागराज कभी प्रयागराज निषाद, संगम निषाद के नाम से, प्रयागराज निषाद के नाम से, और महाराजा गुरुराज निषाद जिनका राहुल निषाद नाम था। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा किला है जो आज से 37 बरस पहले पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है, और उस किले की खुदाई में वर्ल्ड लेवल की संस्था जो यूनेस्को है वो लगी थी। उसके वाल्मीकि रामायण के उस सत्यता के आधार पर उस किले की खुदाई हुई। अभी वहाँ खुदाई है कि कभी वो एक लेख मिला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंग्रेजी अखबारों में कि इस गंगा की सफाई के लिए कभी त्रेता में निषाद राज ने उस पूरी गंगा को अपनी उस हाइड्रो सिस्टम से पूरी गंगा को साफ करके और उस गंगा के फिर से वो पानी को गंगा में डालते थे। मतलब त्रेता में भी लोग फिल्टर पानी पीते थे, तब वो सोने की नगरी थी। बीएचयू के वाइस चांसलर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, ये क्या नाम है, अमर सेन, जो नोबेल प्राइज़ हैं इस समय वाइस चांसलर हैं हम जो है नालंदा के। उन्होंने अपने जस्टिस ऑफ इंडिया नाम के बुक में इसका जिक्र किया है कि जब निषाद राज और भगवान राम के हाथ में सत्ता थी तब इसे सोने की चिड़िया कही जाती थी, और 33.5 जीडीपी ग्रोथ था, 75% जो है एजुकेशन था। आज के दिन में भी मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वो जो निषाद राज का किला था, 13 जनवरी 2013 को हमें जब पता चला 5 दिन पहले, तो हम पूरे परिवार सहित और 23 लोग उस किले पर आए थे। तो जंगल था और वहाँ हमने संकल्प लिया। वहाँ एक ब्राह्मण देवता मिले, उन्होंने लगभग आधे घंटे में संस्कृत में अपनी पूरी के पूरे उस त्रेता का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि वो फिर से डॉक्टर संजय आप आए हो, अब निषाद जी आप आए हो, हमें उम्मीद है कि वो त्रेता का जो सोने की चिड़िया थी और फिर से वो ये किले और ये जो संस्कृति है जो नष्ट हुई है फिर से वापस आई है। मैंने अपने 47 साल का जीवन इसी प्रयागराज में, जो मैंने डॉक्टरी पढ़ा, अच्छे नंबरों से मैंने प्रैक्टिस किया, बच्चों को विदेश पढ़ाया, 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर हैं। लेकिन अपने को उस दिन जब उस किले पर आया तो 47 साल के उस कैरियर को इस इलाहाबाद में मैंने उसे संन्यास ले लिया, और उस दिन संकल्प लिया कि त्रेता का जो वह सिस्टम था वो फिर से इस युग में लागू होना चाहिए। और उसे इस धरती को मैं नमन करता हूँ, स्वर्ग भूमि को, कि आज मेरी बेटी की भी शादी यहाँ मैंने कर रखा है। तो इस इलाहाबाद से इतना रिलेशन है, और उस दिन इतनी ऊर्जा मिली हम 23 पूरे परिवार को, हमारे साथियों ने, कि 6 महीने बाद तो 23,000 हो गए,
फिर आज कम से कम 23 लाख है, अब करोड़ों में हमारे अनुयायी हैं। और संकल्प लिया अभी 13 जनवरी 2013 को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने वादा किया अभी मंच से कि ये जो निषाद राज पार्टी का जो संकल्प है डॉक्टर संजय का, वो पूरा पक्का होगा और हमारे कर कमलों हम लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी इनके संकल्प को पूरा करने में। तो मैं कह रहा हूँ कि वो आज के दिन में मैंने जो उसको पाया कि वो पर्यटक स्थल घोषित हो गया, वो जंगल से मंगल हो गया है। आज के दिन में हमारे जो विभाग की आपने बात की है, तो मैं इतने कहूँगा कि वो आत्म बाल सखा थे। उस जमाने में भगवान राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ते थे, जहाँ 2 कुल के लोग थे, एक रघुकुल के, एक निषाद राज कुल के। तो निषाद राज के कुल के लोगों मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ते रहे। यही निषाद राज की, प्रयागराज की धरती है कि कभी इनके डंडे में निषाद राज का झंडा था, तब जय निषाद राज, और उधर से जब भगवान राम आए तो 2 जय श्री राम भी हो गया। तो मतलब जय श्री राम और जय निषाद राज का जब झंडा था तब वो सोने की चिड़िया थी। अब उस समय त्रेता में जब भगवान राम आए तो खाली हाथ सीता मैया लक्ष्मण आए थे, और इसी धरती पर निषाद राज की सेना ने जो दुख देने वाली एक रावण राज था उसे खत्म किया था। तो आज के दिन में उसी को पूरा कर लेने दीजिए। एक लाइन का रह गया है कि हमने भी संकल्प लिया और हमने भी एक सेना बनाई, और राजनीतिक सेना बनाई, और इस युग में भगवान राम के उस भारतीय संस्कृति को जो विखंडन हुआ था उससे स्थापित करने वाली जो पार्टी है, चाहे कितने भी तीर्थ स्थल हों, आज के दिन में आप गंगा के रहा हो, गंगा के किनारे प्रयागराज हो, चाहे हमारे जो है विश्वनाथ नगरी रहा हो, काशी नगरी रहा हो, निषाद राज का गोरखपुर गोरक्षनाथ का हो, हर एक कृष्ण का हो, ये सारे के जगह पर इसको विकास करने के क्रम में है। तो आज अपनी सरकार को हम बधाई देते हैं कि उसके पर्यटक स्थल घोषित किया है, उसे आगे बढ़ा रहा है। और 26 हर निषाद राज के जन्म जो है पंचमी को हुआ था और भगवान राम का नवमी को हुआ था। तो हर साल जब से हम संकल्प लिए तो इस निषाद राज की धरती पर भगवान राम के आत्म बाल सखा का जयंती में मनाता हूँ, और 26 तारीख को वहाँ निषाद राज के किले पर पूरे देश के लोग आएंगे। आपने जिक्र किया निषाद राज की धरती, लेकिन मैं यही तो मेरा सवाल है कि निषाद समाज के लिए, उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए बहुत तमाम मछुआरे हैं जो गंगा यमुना के किनारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत सारे जो नाविक हैं वो भी निषाद समाज से आते हैं। तो उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए मत्स्य विभाग क्या कर रहा है सर? पहले तो दुनिया के सारे युद्ध मनोबल से जीते जाते हैं। मुगलों ने हमारे उस मनोबल को तोड़ा था। मेरे डंडे में अपना झंडा टांगने के लिए तलवार चलाई थी, कितने लोगों को गर्दन उड़ाई थी। अंग्रेजों ने भी मेरा मनोबल तोप से तोड़ा था कि अपना धर्म बदल दो, हमारे अपने डंडे में अपना झंडा टांग लो। 750 वर्ष मुगलों का झंडा मैंने नहीं टांगा, 350 वर्ष अंग्रेजों का अपने डंडे में झंडा नहीं टांगा। आज के दिन में इनका मनोबल, ये केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यपा कहरा तुरैया के नाम से जाने जाते थे, इनको अपमानित होना पड़ता था। अंग्रेजों मुगलों ने तो किया, पिछली सरकारों ने किया, कम से कम आज ये मछुआ समुदाय निषाद जी के नाम से जाना जाता है और निषाद पार्टी के मेंबर के नाम से जानता है। तो पहला तो इनका एक उच्च स्थान जो इनका सामाजिक स्तर है, जो धार्मिक कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स है। इतिहास जो होती है वो राजनीति की माँ होती है, और इतिहास के रूप में आज एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो इलाहाबाद का एक ऐतिहासिक रूप से हीरा वो निषाद राज का किला है और प्रयागराज की संगम नगरी है। इसके लिए मैं प्रयागराज वासियों को मैं बधाई देता हूँ। आज के दिन मछुआ समुदाय के लिए जो विभाग की बात बार बार कह रहे हैं, उसके लिए दूसरे चरण में कि इनकी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने कानून बना के ख़त्म किया, क्योंकि बिना जड़ के, बिना रोग के पता लगाए इनका रोग ठीक नहीं हो सकता। ये आप धर्मशास्त्रों में देखिए, निषाद प्रदेश के नाम से है। लड़ाई लड़ते रहे मुगलों से, अंग्रेजों से। 12 अक्टूबर 1871 को स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह कह के कानून बनाया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील होता है, और ये बदमाश का बेटा बदमाश होता है, कतली का बेटा कतली होता है। ये मछुआरे बहुत बदमाश और कतली हैं, इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया जाए, इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित किया। कोई जन्म से तो अपराधी होता नहीं। वो 12 अक्टूबर 1871 का जो कानून था वो इनको उजाड़ दिया। इनके जीविकोपार्जन के साधन है, घर छोड़ दे, ट्राइबल हो गए। क्योंकि इन्होंने पहले, ये हाईवे तो था नहीं, हाईवे नहीं था, ये नदी था। नदी से आज के दिन में जहाज के मालिक बहुत लोग हो गए, लेकिन इस पहले गंगा में ये समुद्री बेड़ा जहाज चलती थी, उसे हम समुद्री जहाज कहते थे, नदियों का जहाज गंगा की जहाज कहते थे। तब इनके साथ जाल के साथ माल भी था। आज के दिन में बेहाल हैं, इसीलिए कि अंग्रेजों के उस कानून की वजह से पिछली सरकारों ने
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 बना। उसके आधार पर इनके सर्वे जब हुआ अंथा समय नंगेर कमेटी ने, ये जब पटेल जी ने उन्होंने अपने सचिव की अध्यक्षता में बनाए, उसने लिखा कि मछुआरों की दशा, इस क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित लोगों की दशा SC ST से भी खराब है। ये तो घर पर रहते नहीं है, ये तो नदी कट गई उजड़ गए, घर इनका उजड़ गया, अपने मूल स्थानों से उजड़ गए। अंग्रेजों ने तो उजाड़ा था, प्रकृति ने भी उजाड़ दिया। इन्हें बसाने के लिए, इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए ये लोग राजनीति के शिकार हो गए। कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ है नहीं। पहले राजा निषाद राज गार्जियन थे पूरे देश के, भगवान राम गार्जियन थे, तलवार के बल पर मुगल और अंग्रेज गार्जियन हो गए तोप के। आज पिछली सरकार भी इनको पौआ पिला के गार्जियन बनी। ये उजड़े हुए लोग थे, ये लोग ट्राइबल हो गए, तो इनकी मजबूरी अशिक्षा का उन्होंने बड़ा लाभ उठाया, और ऐसा उठाया कि झुआ भरोट या 18% आबादी, एक तो अंग्रेजों के छुपने की वजह से केवट मल्ला बिंद कश्यप कहान में वो पूछते थे निषाद हो क्या, नहीं क्या है, खेवट है, मल्ला है, बिंद, मतलब नाम बदल दिए, उपजातियों में बट गए। फिर उसके बाद जब नहीं मिले तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर आया कि क्या मामला हुआ, नहीं कहाँ है मछुआरे, अभी कत्ल कैसे हो रहा, कैसे अंग्रेजों मारे जा रहे। तो उन्होंने कहा यार उनकी औरतें जो होंगी, उनके जो पेट में जो बच्चा होगा वो मछुआरा तो होगा, पकड़ो। मेरे पहली महिला जेल बनी, हमारी माताओं को, बहनों को, बहुओं को उस जेल में बंद करके इन मछुआ समुदाय के बच्चों को तड़फा तड़फा के मारा। हमारे लोग गुस्से में आए, देश को आज़ाद कराए, अंग्रेजों को तड़फा तड़फा के मार के। अभी मैं लंदन के उस पार्लियामेंट को देखने के लिए 5 महीने पहले गया था कि जहाँ से इनके लिए काला कानून बना। इनका मनोबल उठाया, 13 किताबें लिखी। आज के दिन में किताब में इनकी जानकारी लिखी कि असली में तुम कानून से उजाड़े गए हो, संविधान तुम्हारे पुरखों ने बनवाया है, देश को आज़ाद कराया, संविधान में आरक्षण की कर रहे हैं। अब ये लोग बहुत सारे हैं, आपके बहुत सारे समर्थक हैं, अब ये मछली पकड़ते रहेंगे क्या? नहीं, ये इनके क्या लिए यही तो कह रहा हूँ, ना भी चलाता आप रहेगा नहीं, क्या? अब जाल के साथ इन्हें माल चाहिए। हाँ, अब माल नहीं, किसके इनका हाथ में जीवन था? कैसे सुधरेगा? अरे आप माल, उस मुद्दे पे बात माल करें ना तो सर। इन्होंने दे दिया ये कांग्रेस मछली पकड़ेगा और नाव चलाएगा बस। माल तो दे दिया सपा बसपा को। बटन पॉलिटिक्स कुछ होती नहीं है, बजट बनाती है। बजट का मतलब जनता से रुपया लेना और जनता को कागज में देना। इनके नियम लोकतंत्र का ही है कि जनता से टैक्स ले जाएं, जमीन से पैसे ले जाएं और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पैसे के पेड़ के रूप में दें। तो इनकी आबादी के अनुसार अगर इन्हें बजट में हिस्सा मिला होता, नौकरी में हिस्सा मिला होता, इनको हर क्षेत्र में हिस्सा मिला होता, तो उसके लिए इनको आज विकास हो गया होता। इनके आरक्षण की सुविधा दी गई है लोकतंत्र के उस संविधान में कि उस आरक्षण के माध्यम से इन लोगों को आरक्षित की गई कि जो कमजोर हैं उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। लेकिन बेईमानों ने 1991 तक इनको मझवार के नाम सर्टिफिकेट मिलता रहा। लेकिन जब ये लोग क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित थे तो ये कैसे लेने जाएंगे? 1947 में देश आज़ाद हो गया, 1952 तक वो क्रिमिनल कास्ट घटा नहीं। जब वो जो संविधान में कमेटी में जो सदस्य थे वो भी इनके लिए उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। जब ये 5 साल 16 दिन देश को आज़ाद होने के बाद गुलाम थे, तो पहला एक सरकार तो गुलामी में खत्म हो गया उस कानून से। ये लेने नहीं। अभी भी अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम इतना काम कर रहे हैं, हम उनको आज़ाद करा रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि आप लोग मछुआरों का जो निषाद समाज की रोजगार ले रहे हैं, उनकी नौकरियां ले रहे हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। इन्होंने तो अपनी बटन से अपनी नौकरी लूटा। अब इन्हें होश में आ गए, ये बेहोश थे शैक्षिक रूप से, और जब ये इलेक्शन के समय 15 दिन आता था तो इन्हें पौआ पिला बेहोश कर देते थे। मैं तो खुलेआम कहता हूँ ना, आज ये पौआ पीना बंद कर दिए, झुआ भरोट इकट्ठे हो गए। कौन करता था बेहोश? बेहोश कौन करता था? पिछली सरकारें करती थी। अखिलेश यादव। मैं जिसने नाम क्यों लें, वो व्यक्ति हैं, हम पार्टियों का नाम लेंगे, उनके एजेंटों का नाम लेंगे। हमारे लोग भी उसमें शामिल थे जो उनके साथ रहने वाले थे। किस तरीके से वोट लिया जाता था सबको मालूम है। आप तो कह रहे हैं ज्यादा टिकट, हम सबसे ज्यादा टिकट से नहीं, ज्यादा भागीदारी देते थे। अभी निषादों को किस तरीके से सम्मान हमारी सरकार ने दिया है, हम तो आज चिंता आ रही है ना सरकार। अखिलेश जी को धन्यवाद दूंगा इस बात का कि सरकार जाने के बाद निषादों का नाम जुबान पर आया। सरकार रहते अगर जुबान पर नाम ले लेते तो इनका होता। तब कहाँ थे जब हम लोग आरक्षण के लिए रेल पर गए थे, गोली चली थी? तब कहाँ थे जब नौकरी आ रही थी तो इनका कहाँ चला गया? जब गिनती हो रही थी तो इनका केवट मल्ला में क्यों गिनती हो गया? जब मंडल कमीशन आया तो इनका नाम जब राष्ट्रपति ने केवट मल्ला को मझवार में गिनते थे तो हमारे केवट मल्ला को पिछड़ी में क्यों डाल दिया? इनकी नौकरियों में डकैती कैसे हो गई? सामाजिक न्याय समिति तो रिपोर्ट कहती है ना। सर आप लोग दोनों बात करते हैं, एक तो कहते हैं कि उन्होंने एक जाति विशेष को ज्यादा आरक्षण दिया, नौकरियां ज्यादा दी, और वे कह रहे हैं कि हमको भी पिछड़े में डाल दिया।
नहीं, चूंकि हमारे- यूपी की देखो, राजनीति हमारे पिछड़ों को पे तो आ गई है। ये निकालते थे और बहन जी स्टे लेते थे। जब इन्हें मालूम था, ये पॉलिटिशियन है, कि इन्हें मालूम है कि आरक्षण की विसंगति दिल्ली से शुरू खत्म होनी है, केंद्र से होनी है, संवैधानिक जो भी चेंजिंग होनी, जो त्रुटि है केंद्र से होना है, तो 30 साल हमें क्यों बचा के रखा? जब इनके सहयोग से 2004 से 2014 केंद्र की सरकार बैसाखी की कांग्रेस की चल रही थी, तो जैसे अपने समस्याओं का समाधान किया, वैसे इन मछुआरों की समस्या का समाधान दिल्ली से करा देते। आज इन्हें पता चल गया कि आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हैं। मैंने किताब एविडेंस के आधार पर दे दी। ये रिजिड हैं कि जिस तरीके से लेदरमैन को वाशरमैन को मिलता है, राष्ट्रपति ने लिखा है, तो उसमें फिशरमैन भी मझवार लिखा है। उसके आगे आज आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। पहली बार है 70 साल में, पहली बार है कानूनी रूप से सिस्टम से ये लोग अपने आरक्षण के, अपने संजय जी, विकास अब के मैं लिए काम दूसरे कर। बिंदुओं पर चर्चा करता हूं। ये बिंदु आपने निषाद समाज का हो गया। अगर अब देखिए इन्वेस्टर समिट चल रहा है, इन्वेस्टर समिट की तैयारी हो रही है, रोड शोज हो रहे हैं, आप लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, मंत्री रोड शोज कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है मत्स्य विभाग की क्या भूमिका रहने वाली है इन्वेस्टर समिट्स में? और क्योंकि हम प्रयागराज में हैं, संगम नगरी में हैं, और धार्मिक स्थलों को इस इन्वेस्टर समिट से क्या मिलेगा? देखिए, अभी मैं बहुत देशों की यात्रा की और उसे पता चला कि टूरिज्म उन देशों का बढ़ावा देता है और टूरिज्म उनके विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इंडस्ट्री से ही रोजगार मिलते हैं और इंडस्ट्री से ही लोगों की संपन्नता आती है, समृद्धि आती है। लेकिन क्या कारण रहा पिछली सरकारों ने, क्या माहौल बना रखा था कि यहाँ के मजबूत लोग किसी भी देश में गए होंगे, बनारस के, इलाहाबाद के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हमें मिले बाहर, इसके मतलब वहाँ बाहर उन्हें मिल गया, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात में मिल गया उन्हें इंडस्ट्री लगाने का, लेकिन उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे क्यों? क्योंकि माहौल खराब था। आज हमारा माहौल अच्छा हो गया, हम जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं, हम वन विंडो सिस्टम है, हमारा बिजनेस पॉलिसी ऐसी हो गई कि अब वापस आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आखिर ये कोरोना में देखने के बाद पता चला कि कैसा रोना था कि हमने कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से दिए हों, लेकिन प्रधानमंत्री भी यहीं से और मजदूर भी यहीं से दें। ये क्या मतलब होता है कि हमने वोट से प्रधानमंत्री इसलिए दिया था कि दिल्ली में कानून बन के हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा, लेकिन आज के दिन में हमने प्रधानमंत्री तो दे दिया पिछली सरकारों में, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि हमारे उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले। अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं। हमारे विभाग का जहाँ तक मामला आपने बताया कि उस विभाग का मंत्री होने के नाते हमें भी अवसर मिला था कि कैसे वहाँ के मछुआरे समृद्ध हैं, कैसे वहाँ इंडस्ट्री चल रही है, तो इनको हाई टेक्नोलॉजी, इन्हें नॉलेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को पहली बार मैं धन्यवाद दूंगा अपने कि उन्होंने मत्स्य मंत्रालय को दिल्ली में अलग किया, 20,000 करोड़ रुपए उत्तर पूरे देश के मछुआरों के लिए सब्सिडी की योजना दिया उन्होंने, ब्लू रिलेशन लगाया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, फ्री का बीमा दिया और 60% सब्सिडी दिया है। निश्चित रूप से कुछ अधिकारी ऐसे बदमाश हैं अंदर कि कानून बनाते समय किसको सुविधा मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ नेग्लिजेंसी करते हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछुआरों का नाम नहीं अलग से लिखा, उसमें लिख दिया SC/ST को 60% मिलेगा, महिला को 60 मिलेगा, सामान्य को 40 मिलेगा। अब निवेश आ जाएगा आपको निश्चित लगता रूप है? से निवेश भी आएगा, उत्तर प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री भी लगेगी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपदा योजना जो हमारी बनी है उसे जन जन तक पहुंचाएंगे। इन्हें जाल के साथ, इनके मछली के साथ इन्हें नौकरी भी मिलेगी, इन्हें रोजगार भी मिलेगा। इनको भी हम इंडस्ट्री लगाने में, इन्हें जब ट्रेनिंग दिलाएंगे इंडस्ट्री में, तो भविष्य में मैं उनका नेतृत्व करता हूं। लेकिन विपक्ष तो ये बार बार कह रहा कि MOU कई बार साइन हुए, धरातल पर नहीं होता। इस बार 10 से 12 फरवरी को जो इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जो आप लोग 15 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो अभी तक MOU साइन हुए हैं, तो आपको लगता है कि इस बार विपक्ष को बोलने का मौका आप लोग नहीं देंगे? देखिए, हम लोग तो अभी पहली सरकार है, हम अभी 9 महीने से मंत्री हैं। इनके पास तो 30 साल थी, विपक्ष जो था उत्तर प्रदेश में 30 साल था, केंद्र में कांग्रेस की 70 साल से सरकार थी, तो इन लोगों को बड़ा लंबा समय मिला था। तो क्या इन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई? क्या इन लोगों ने प्रयास किया? हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सफलता भी मिलेगी। कोई भी इनको आप धरातल पर देखिए, धरातल पर अब उत्तर प्रदेश के लोग किस तरीके से दिल्ली बॉम्बे कमाने जाते थे, अब उन्हें लग रहा है नहीं हमें उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। तो आज के दिन में हम अपने विभाग को भी धन्यवाद देंगे कि आज हमारा भी विभाग इसमें लगा हुआ, जैसे मछली के दाना बनाने के लिए केज सिस्टम है, हम बड़े बड़े जलाशय में, अब जलाशय बनाएंगे, हाई टेक्नोलॉजी इनको ज्ञान देने के लिए सिस्टम चल रहा। इनके मार्केट के लिए हम फिश मंडी, फिश पार्लर, फिश के फार्मर के लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें हर क्षेत्र के लोग, आज आप देखिए कि मत्स्य विभाग में
अभी हमारी बिरादरी के लोग केवल नदी और ताल और पोखरे मछली मारते हैं, व्यापार में दूसरी बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं। इसके मतलब इसमें ज़्यादा फायदा है, तभी तो दूसरे बिरादरी के लोग हैं। तो आज हमारी बिरादरी जान गई है डॉक्टर संजय की वजह से कि मछली में ज़्यादा फायदा है, पढ़ने में ज़्यादा फायदा, और सरकार बनाने में ज़्यादा फायदा है, और राजनीति करने में ज़्यादा फायदा है, और ये लोग सब काम करने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि 2022 की जो सरकार आई वो लॉ एंड ऑर्डर पे आई? इसके पहले सरकारें लॉ एंड ऑर्डर पर चली गई, सपा चली गई, बसपा चली गई, तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, ये जो निवेश आ रहा है इसके पीछे इसकी बड़ी भूमिका है। देखिए, आपको पहले ही बता दूं कि पहले आप ही का चैनल था हर चैनल पर, कि विधानसभा का जब चुनाव होता था और जब सरकार का गठन होता था या चुनाव लड़ने से पहले, इतने लोग इस नेचर के प्रत्याशी हैं, इतने नेचर के लोग, इस नेचर के नाम नहीं लूँगा, किस किस लेवल के लोग विधानसभा में विधायक बनते थे, मंत्री बनते थे। अब हमारे इस समय जब मैं आया हूँ, हम तो यही कहूँगा ना, गले लगाया उन्होंने जिस तरीके से रहता। आज देखिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा कि इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने उद्यमी हैं, इतने वकील हैं, इतने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इतने पीएचडी होल्डर हैं, इतने ग्रेजुएट हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हमारे, इतनी महिलाएं हैं। आज के दिन में पहली बार है कि उत्तर प्रदेश सदन में महिलाओं को अलग से बोलने दिया गया है, डॉक्टरों की अलग टीम बनी। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का अलग से प्रदेश है। और आप देखिए कि किस तरीके से अपराध पर नियंत्रण हुआ है, किस तरीके से दहशतगर्दों पर नियंत्रण हुआ। यही इलाहाबाद है। इलाहाबाद के बारे में बता दूं कि किस नाम से जाना जाता था। धार्मिक नगरी थी, लेकिन बाद में क्या था, आपराधिक नगरी बन गई थी। आज के दिन में उसका आपको रिजल्ट है। लेकिन मैं इलाहाबाद प्रयागराज के सभी नागरिकों को विशेष बधाई दूंगा कि आपने इस स्वर्ग भूमि को ऐसा किया कि आज के दिन में इसका नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया। अब प्रयागराज में आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत किया, अपराधियों को किनारे लगा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। चलिए सर, अतीक की पत्नी भी, अतीक अहमद की आप नाम नहीं ले रहे थे, मैं नाम ले रहा हूं, जो अपराधी की बात आप कर रहे थे, उनकी पत्नी तो कह रही योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अतीक अहमद ने खुद पेशी के दौरान कहा कि बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत बदलाव दिखता है आपको, ये बदलाव है? जब निश्चित रूप से संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। पहले वो जो बोल रहे हैं ऐसी सरकारों के संगत में थे तो उनके ऊपर कुछ अलग ठप्पा लगा था। अब हमारी सरकार है, और सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। सबको उसी तरह से एक ही, हर एक नागरिक को एक बराबर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, हर कोई भी योजना होती है वो धरातल पर उसके माध्यम से जा। तो अगर समर्थन दे रहे हैं तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। उनकी पत्नी को मायावती जी ने अभी कहा कि अतीक अहमद अपराधी हो सकते हैं, उनकी पत्नी अपराधी नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ न्यायालय सबसे बड़ा नेता तो जब जनता देगी तब न। न्यायालय सबसे बड़ा होता है, व्यवस्था सबसे बड़ी होती है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं। अगर हमारी कार्यपालिका, विधायिका बनी है, कार्यपालिका बनी है, न्यायपालिका बनी है, मीडिया बनी है, चारों की निगाहों में क्या है ये भी तो आप देख लीजिए। चारों की निगाहों में है, तभी तो हमको बोलना पड़ रहा, आपको बोलना पड़ रहा। इसीलिए तो न्यायालय में जाकर उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर ऐसे काम नहीं किए होते, बहन जी को कहने से न्यायालय अगर बदल जाए तो हम तो धन्यवाद देंगे। हम तो चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चलता है। संविधान के निगाह में जो जिस लायक होगा उसे वो सम्मान मिलेगा। सुधरने का अवसर संविधान देता है। मैं बधाई दूंगा कि जिनका नेचर अगर कुछ भी गड़बड़ रहा है, आज के दिन में देश के हित में, जनता जनार्दन इनके हित में अपने नेचर को बदलें और भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे सरकार। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं चर्चा के में। संजय जी, क्योंकि मिशन 2024 की तैयारियां लगी हुई हैं, निषाद पार्टी की क्या तैयारी है और बीजेपी के साथ क्या भागीदार रहेगी? क्योंकि ओपी राजभर भी अब बीजेपी की तरफ देखने लगे हैं। क्योंकि पिछड़ों पर सियासत हो रही है, अब पूरी लड़ाई पिछड़ों पर आ गई है, और आप उस पार्टी के साथ सहयोगी भी हैं। इसलिए पिछड़ों पर लड़ाई हो गई, पिछड़ों का नाम आ गया। मैं तो बधाई दूंगा ना। अगर पिछली सरकारें पिछड़ों के लिए कुछ कर दी होती, उनको विकास की मुख्यधारा में लाई होती, तो शायद आज पिछड़ों का नाम ही आज सामान्य में आ जाता। दलितों को अवसर मिलके, उनको दलितों के नाम पर सरकार भी नहीं, उनके लिए भी कानून बनाकर आगे बढ़ा दिया होता। सरकार तो, जनता ने तो उन्हें भी 30 साल का मौका दिया था। दलित के नाम पर 4 बार बहन जी थी, पिछड़ों के नाम पर माननीय समाजवादी पार्टी थी। तो अगर इन लोगों ने पिछड़ों के लिए विशेष योगदान, विशेष कानून बनाए होते तो आज कोर्ट को आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी पड़ती कि पिछड़ों का विसंगति दूर हो तब चुनाव हो। तो इसका मतलब इन लोगों ने लेकुना लगा रखा था। जब इनके बैसाखी से केंद्र की सरकार चल रही थी, पिछड़ों के नाम पर ये सरकार बनाई गई, तो दिल्ली में फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं डलवाया संशोधन करके? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पिछड़ों की संवैधानिक सुरक्षा क्यों नहीं दिलाया?
हमारी सरकार है, हम लोग लड़ रहे हैं मिलकर, पिछड़े का सम्मान भारत हम लोगों का एनडीए की सरकार कर रही है, इसलिए पिछड़े दलित हर जाति के लोग विपक्ष तो सरकार को आरक्षण विरोधी बता रही है, जिस तरह निकाय चुनाव का मामला कि देखिए अब क्यों जाग रहे हैं, अब क्यों सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग। हम सबसे तो ज्यादा अखिलेश यादव ने ट्वीट किए, हम तो मायावती ने ट्वीट किए। 18% आबादी मछुआरों की बात करते हैं। हमारे आरक्षण की विरोधी तो पार्टियां हैं। सामाजिक न्याय समिति यही कहती है कि हमारी नौकरी खा गए। किसी विभाग में जाइए तो हमारा बिरादरी तो चपरासी ढूंढता है कि मिल जाए तो अधिकारी से बात हो जाए, थाने में जाता है एक सिपाही ढूंढता है। तो ये खाने वाले कौन है? आरक्षण के नाम पर खाली चंगू मंगू ही नौकरी पाएंगे, खाली वही 10-20 हजार परिवार हीरो रहेंगे, बाकी प्रदेश की जनता आरक्षण लेकर वही हीरो रहेंगे 20 हजार, बाकी 25 करोड़ की आबादी जीरो रहेगी। ये नहीं चलेगा। अब ये लोग जाग चुके हैं, क्योंकि मैंने प्रोग्राम बनाया एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। मैंने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाना है, वोटर ही असली भगवान है, द साइनिंग अथॉरिटी है, वोटर ही देश का भविष्य है, वोटर ही देश का मालिक है, और वोटर ही अब जगेगा। अब पौआ नहीं पिएगा, अब पावर वोटर को चाहिए। वोटर मिल गया है, अब उसे अब वोट डालने का पावर अब सान गया है कि हमें अब होश में आ गया है, अब जोश में आ गया है, और सही बात जान लिया है और सही जगह बटन दबा रहा है। इसलिए एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश से दिल्ली राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रहे हैं, 24 में वो भी आपके सामने होंगे। अब जो भारत को तोड़ा है उसके सपने में तो जोड़ने की आएगी। अपने पार्टी को जोड़ लें, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ लें, अपने लोग जो काम किए हैं। आखिर इनके हाथ से 70 साल, मतलब एक लंबा सरकार रही हो, 70 साल जिसको अवसर मिला हो। मैं एक टाइम लूंगा कि जब इस देश में अंग्रेज आए थे तो एक रुपए का बिस्कुट वो 20 पाउंड में पाते थे, लेकिन जब 350 बरस इनको मारकर भगाया गया तो 1 रुपए का बिस्कुट एक पाउंड में पाने लगे। लेकिन अभी मैं जब गया था इंग्लैंड तो 1 रुपए का बिस्कुट हमें 100 रुपए में वहाँ मिल रहा था। ये 100 रुपए, ये कोलैप्स, इकोनॉमिक पॉलिसी को कोलैप्स 70 साल में कांग्रेस ने हमें कहा। 350 में बरस में हम 20 गुना कमजोर हुए, 20 गुना लुटाए, और ये लोगों ने 70 साल में हमें 100 गुना निगेटिव ला दिया। तो इसीलिए तो अब ये जनता पढ़ी लिखी है, आज के दिन में होशियार हो गई है। अब ये किसी के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। देश के सत्ता से, हाँ, इसलिए सत्ता से बाहर है कांग्रेस। अब निश्चित रूप से अब लोगों को पहले गुमराह करके इनका वोट लिया जाता था, इन्हें सब्जबाग दिखा के वोट लिया जाता था। वोट लेने के बाद इन्हें क्या 5 दिन इन्हें खिलाते पिलाते बढ़िया से मीट बतियाते थे, और इन्हीं का वोट लेकर अपने नौकरी, अपने अधिकारी कर्मचारी को भेज से 5 साल लतियाते थे। अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब न उनका बात चलेगा न सब्जबाग चलेगा। सावधान हो गए ना कि पौआ नहीं मिल पाएगा। नहीं, हमारे लोगों ने तय कर लिया कि पौआ वालों के साथ नहीं रहना है, पावर वालों के साथ रहना है। पावर भारतीय जनता पार्टी के पास है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी, आपने बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया, और अच्छी बात है आप देखिए निषाद समाज के लिए काम करते रहें और इस प्रदेश के लिए काम करते रहें, और इसी से जिससे तेजी के साथ ये प्रदेश बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, अपनी बातें रखी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि मछुआरे समाज का भविष्य और भी आगे